चलो जी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। हमने पहले रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी। रैंडम सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी पढ़ी और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी पढ़ी। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग थी जैसे जब हम लॉटरी मेथड अप्लाई करते हैं, या फिर बच्चों जब हम टिपिक्स टेबल अप्लाई करते हैं। फिर हमने रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी पढ़ी, जिसमें सबसे अच्छी थी हमारी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, या फिर हमारा था मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और अपना सिस्टमिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग में क्लिक कर रहा था मैं। तो ये सारी सैम्पलिंग के तरीके पढ़े, बहुत ही सिंपल थे। नॉन रैंडम सैम्पलिंग उससे ज्यादा सिंपल। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है, जिसमें हर एक आइटम के सेलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं होता। रैंडम सैम्पलिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बट नॉन रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। इसमें जजमेंट सैम्पलिंग बहुत ही अमेजिंग। जजमेंट सैम्पलिंग कहती है आप अपनी जजमेंट के बेसिस पे सैंपल को सिलेक्ट करो। अब जजमेंट सैम्पलिंग कैसे होती है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि लेट्स सपोज मैं एक स्पोर्ट्स क्या कहते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के बारे में, मैं जिम इक्विपमेंट्स के बारे में सैम्पलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, एक सर्वे कर रहा हूँ और मुझे सर्वे करना है अबाउट जिम इक्विपमेंट। तो मुझे सबसे उसके बारे में वो सर्वे फिल करवाना चाहिए, सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल से? बताओ। सब पर्टिकुलर टाइप वो ऑफ पर्टिकुलर लोग कौन होंगे बच्चे, ये भी गेस कर दो। सर जो जिम में इंटरेस्ट होते हो। जो जनरली जिम में इंटरेस्टेड है। तो जनरली फ्रॉम एज 18 to 40, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि 40+ वाले इंटरेस्टेड नहीं हो सकते हैं, बट जनरली मेरे ख्याल से जिम जाने वाली जो स्ट्रेंथ होती है वो 18 to 40 होती है जनरली। 85 to 90% तो यही लोग होते हैं। तो मैं सैम्पलिंग उन्हीं से करूंगा, ठीक है। तो ये होगी जजमेंट सैम्पलिंग। इसके फायदे क्या है, सिंपल है, इजी है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर उन्हीं लोगों से पूछेगा जिन्हें इनके बारे में नॉलेज हो। अब मैं किसी 80 साल के बंदे से जाके पूछ रहा हूँ जो जिम जाएगा ही नहीं, तो क्या फायदा। या मैं किसी 6 साल के बच्चे से पूछ रहा हूँ या 11 साल के बच्चे से, और इररेलेवेंट आइटम आ ही नहीं रहे। वही बात होगी। नुकसान क्या है, प्रेजुडिस। मैं अपनी मर्जी से बंदे ढूंढ रहा हूँ। मैं जिम इक्विपमेंट्स के बारे में राय लेना चाहता हूँ, या मैं जिम के बारे में राय लेना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं पूछ उन्हीं लोगों से रहा हूँ जो जनरली जिम जाते हैं। अरे उनसे भी तो पूछो जो जिम नहीं जाते, वो बताएंगे कि जिम जाना कितना कठिन होता है, ठीक है। मेरा भी साल में जिम में एक चक्कर तो लगता है पेमेंट करने जाने के लिए। उसके बाद 2-3 और चल लगते हैं, फिर नहीं लगते, ठीक है। पर्सनल प्रेजुडिस आ जाता है, एरर ऑफ जजमेंट। मैं कह रहा हूँ 18 to 40, क्या पता 45 वाले भी एंथुजियास्ट हों। और आजकल तो दुनिया ही बदल गई है। आजकल तो मुझे लगता है रिवर्स एज मैकेनिज्म चल रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा आजकल ये चीज बहुत ज्यादा चल रही है। जिन लोगों की एज 40+ हो गई है, वो आजकल बॉडी शॉडी बना दे रहे हैं, वो जवान होने शुरू हो गए हैं। ये मेरे तो आसपास यही आजकल एक्सपीरियंसेस दिख रहे हैं, आप लोगों को दिखे नहीं दिखे। नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेथड का ये तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हो, अपनी लाइकलीहुड के हिसाब से। तो इसमें तो सैम्पलिंग एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने तो अपनी जजमेंट से जो आपको सही लगा वो कर ली। कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग इज वन ऑफ द नाइस वे ऑफ डूइंग द सैम्पलिंग, वन ऑफ रैशनल वे ऑफ डूइंग द सैम्पलिंग, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग कहीं ना कहीं जजमेंट सैम्पलिंग से मिलता जुलता है, क्योंकि ये भी उसकी जजमेंट पे डिपेंड करता है। बट कोटा सैम्पलिंग क्या होती है कि कोटा का मतलब होता है कि हम ना सेट कर देते हैं ये कि हमारा कोटा की फिक्स यूनिट्स क्या होंगी। देखो कोटा सैम्पलिंग कैसे होती है, गिव मी 1 सेकंड शो यू। अब देखो कोटा सैम्पलिंग में क्या है कि मैंने डिसाइड कर दिया कि पॉपुलेशन है 20,000 की, और मैं सिर्फ 2,000 लोगों का सैंपल लूं, और मेरे 2,000 लोगों के सैंपल में मेरे को 50% हाउस वाइफ से पूछना है, ठीक है। मेरे को 20% क्या कहते हैं वर्किंग लेडी से पूछना है, ठीक है। मेरे को 10% स्पोर्ट्स वुमेन से पूछना है, ठीक है। और मेरे को 20% एल्डरली लेडी से पूछना है, जिनकी एज जो है वो 60+ है। लेट्स सपोज मैं मान लो मेरी कंपनी है हॉर्लिक्स, ठीक है। तो मेरे को क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ वुमेन हॉर्लिक्स, ठीक है, या वुमेन हेल्थ ड्रिंक, कोई भी बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को वुमेन से ही क्या कहते हैं सर्वे करना है।
और मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कोटा कि मैं कितना कितना कोटा किस लोगों का लूंगा। अब जब मैंने ये कोटा डिसाइड कर लिया ना, इसके बाद मेरे को पता है कि मेरे को स्पेसिफिकली किसको अपना सैंपल बनाना है। ठीक है, तो मेरे को इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले से डिसाइड कर लिया। ठीक है, मतलब 2000 में 1000 हाउस वाइफ होंगी, तो मैं सबसे पहले 1000 हाउस वाइफ से अपना क्वेश्चन भरवा लूंगा। फिर 400 वर्किंग लेडी से भरवा लूंगा। फिर 200 स्पोर्ट्स वुमेन से भरवा लूंगा। फिर 400 एल्डरली वुमेन से। मेरे 2000 पूरे हो गए। दिस इज कोटा सैम्पलिंग। सर कोटा सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस? हाँ चलो, ये भी एक अच्छा सवाल है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है बेटा, पॉपुलेशन को पूरे में डिवाइड कर दो 4-5 हिस्सों में, और उसमें से लोग लो। यहाँ पे हम पॉपुलेशन को डिवाइड ही नहीं करते, हमें कोई लेना देना ही नहीं। हमने अपना कोटा डिसाइड कर लिया, उसके बाद जाके हम लोगों को ढूंढते। हमें पूरी पॉपुलेशन की लिस्ट होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। समझ रहे हो? फायदे क्या है? रिलायबल रिजल्ट है, क्योंकि आप जिस सर तरीके अभी से आपकी आवाज चली गई थी बीच में। हाँ, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप पूरी पॉपुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए। पूरी पॉपुलेशन को आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है, यहाँ पे आपको नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो आपने कोटा डिसाइड किया, उस कोटा ओके वाले सर। बंदे ढूंढ रहे हो। ओके सर। रिजल्ट रिलायबल है, सस्ता पड़ता है, पर एक प्रेजुडिस है, आपने तो सैंपल अपनी मर्जी से डिसाइड करे। ठीक है, और अगर सैम्पलिंग एरर आ गया तो फिर आप लोगों को ढूंढने में आपको बहुत दिक्कत होगी। कन्वीनियंस सैम्पलिंग सुपर अमेजिंग, ये वो है जो तुम लोग करते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपके आसपास लगे उससे ले लो। फायदा क्या है? सस्ता है, इजी कमांड है। ठीक है, पायलट सर्विस के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि जो आसपास होते हैं उनसे यही कराते हैं। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अब भैया अगर हम एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं तो हमारा सैंपल भी पॉश हो गया। पर्सनल प्रेजुडिस आ रहा है। ठीक है, पर्सनल प्रेजुडिस आ रहा है, क्योंकि हम बायसनेस तो है ही ना, हम अपने आसपास के लोग देख रहे हैं, और इससे जो रिजल्ट आ रहे हैं आप इस पे ना भरोसा नहीं कर सकते, दे आर अनसेटिस्फाइड। सर पायलट सर्विस क्या होता है? मैंने बेटा पहले बताया था जब मैंने क्वेश्चनियर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए थे कि टू बी इन केप्ट इन कंसिडरेशन। पायलट सर्वे क्या होता है? एक तरीके का ट्रायल रन। जैसे अगर मुझे 1000 सैंपल कलेक्ट करने हैं, तो मैंने जो अपना क्वेश्चनियर बनाया, पहले कुछ 5 लोगों को दे दिया कि आप लोग इसे भरो और मुझे बताओ। ठीक है, फिर उन्होंने जब भरा तो अगर कोई क्वेश्चन में गलती होगी तो वो मुझे इंटीमेट कर देंगे। जैसे अभी कल एक बच्ची ने मुझे एक सर्वे भेजा था। ठीक है, वो मैंने भर के भेजा, और साथ में मैंने, उसने कहा फीडबैक भी दे देना। तो मैंने कहा नहीं, ये 3-4 क्वेश्चन और होने चाहिए। तो एक तरीके से उसका पायलट सर्वे हो गया वो। अब देखो, जब हमने चैप्टर शुरू करा था तो मैंने आपको बताया था डेटा आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। किसी को प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस याद है? यस सर। प्राइमरी डेटा कौन सा होता है? जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा इज वन जो किसी और ने कलेक्ट करा। अब सेकेंडरी डेटा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू पब्लिश सोर्स एंड अनपब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स क्या होते हैं? कि जो किसी ने डेटा कलेक्ट करा और उसे पब्लिश करा दिया। अनपब्लिश, किसी ने डेटा कलेक्ट करा बट वो उसी के पास पड़ा है, वो कहीं पे भी पब्लिश नहीं हुआ था, कहीं पे भी वो डेटा अवेलेबल नहीं। तो पब्लिश सोर्स में देर आर नंबर्स ऑफ नेशनल, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एजेंसीज जो डेटा कलेक्ट करती हैं अबाउट नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। ठीक है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट का डेटा। तो ये काफी सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें डेटा कौन कौन सा आता है? ऑफिशियल पब्लिकेशन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का। अब ऑफिशियल पब्लिकेशन क्या होती है? जो गवर्नमेंट होते हैं ना, उनके कई सारे गजेट्स आते हैं, उनकी कई सारी पब्लिकेशंस आती हैं, और उन पब्लिकेशन में काफी डेटा अवेलेबल होता है। जैसे कि इस साल की हमारी नेशनल इनकम कितनी रही, हमारा बीओपी का लेवल कितना रहा, हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कितना रहा। तो गवर्नमेंट ये जो पब्लिकेशन निकालती है, जिन्हें रिलीजेस भी कहते हैं, तो वहां से डेटा मिलता है। देर आर सम सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, मतलब जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट साथ में काम कर रही होती हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। ये बर्थ के बारे में, डेथ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सैनिटेशन फैसिलिटीज के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। फिर गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट कई बारी ना कई चीजों पे रिसर्च करती है। तो जब रिसर्च करती है ना, तो कई सारी कमेटीज एंड कमीशन बनाती है।
तो गवर्नमेंट जो कमेटीज एंड कमीशन बनाती है ना, तो वो कमेटीज एंड कमीशन भी काफी सारी डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड में अपनी एक रिपोर्ट देते हैं। तो उन रिपोर्ट से हमें डेटा मिलता है। जैसे एक बहुत ही फेमस है तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट, ये सचिन तेंदुलकर की नहीं है, ये बैंकिंग पे है। ठीक है, फिर कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जैसे एनसीईआरटी, आईसीएआर, ठीक है, ये डेटा कलेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, आईएमएफ। प्राइवेट पब्लिकेशन, कोई भी प्राइवेट न्यूज़पेपर, कोई भी प्राइवेट कंपनी, जैसे मनी कंट्रोल, जैसे गूगल, जैसे बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, जैसे बीसीजी कहते हैं। ट्रेड एसोसिएशन जैसे सीएस की ट्रेड एसोसिएशन होता है, आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएमआर, ठीक है। तो ये काफी सारे डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी काफी सारा डेटा आता है, वो भी डेटा हम यूज कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी डेटा। अनपब्लिश सोर्स कौन सा होता है? जो डेटा कलेक्ट हुआ बट यूज नहीं हुआ, ठीक है, मतलब कहीं पे पब्लिश नहीं हुआ, तो वो अनपब्लिश डेटा हम यूज तो कर सकते हैं, बट उसमें कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या पता उसमें प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्टेड है कि नहीं, प्रेजेडिस तो नहीं था इन्वेस्टिगेटर का, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी फॉलो हुआ था, हर जगह एक ही तरीके से डेटा कलेक्ट करा गया था, सेंसस मेथड फॉलो था, सैम्पलिंग मेथड फॉलो था, इन्वेस्टिगेशन का टाइम क्या था, 2020 तो नहीं था, ठीक है। अच्छा, ये प्रिकॉशंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इसके पीछे कुछ रीजन है, तो मैं कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। अभी हम इतना ही करते हैं।